हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 के जो कीवर्ड्स हैं उन्हें समझेंगे। तो इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने करीबन 10 वर्ड जो थे वो आपको समझाए थे। फिर मुझे लगा कि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जो बाकी जो वर्ड्स हैं वो मैं 2 अलग वीडियो बना दूंगा। तो सेकेंड वीडियो में मैंने आपको 3 वर्ड समझाए थे: नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड पास्चुराइजेशन। तो अभी जो वीडियो मैं बनाऊंगा आज की क्लास में, उसमें हम जो बाकी बचे हुए वर्ड्स हैं, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट एंड रिजोबियम, इन्हें समझेंगे। तो आप वो 2 वीडियो जरूर देख लेना। इन वीडियोस को देख के आपको पूरा चैप्टर ही समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी विस्तार से ये सब पॉइंट्स समझाए हैं। मैंने खाली डेफिनेशन नहीं बताई, आपको पूरा वो जो उसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है। तो आज चलते हम अगले वर्ड पर, दैट इज पैथोजन। तो पैथोजन बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज, जो बीमारी पैदा करते हैं। किसमें बीमारी पैदा करते हैं? जिस भी वो बॉडी में चले जाएंगे, जिस भी ऑर्गेनिज्म को वो अटैक करेंगे। और ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इवन प्रोटोजोआ जो बाद में हम पढ़ेंगे वो भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जनरली दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं। ह्यूमन बींग्स को अटैक करेंगे, प्लांट्स को करेंगे, एनिमल्स को करेंगे, इवन बैक्टीरिया को भी अटैक करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अटैक करेगा, और जिसको भी अटैक करेगा उसको ये बीमार बना देगा। बीमारी ज़्यादा होगी कम होगी वो अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन बेसिकली वो हैं जो डिजीज काजिंग है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम होस्ट कहेंगे, वो हो गए पैथोजन। तो होस्ट मतलब जिस शरीर में ये जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं, मनुष्य हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, जिसको अटैक करेंगे उसको ये बीमार बना देंगे, उसे रोगी बना देंगे। तो पैथोजन मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को रोगी बना देते हैं, उन्हें कोई रोग दे देते हैं, कोई बीमारी दे देते हैं। तो ये मैं पूरा आपको समझा रहा हूं, खाली डेफिनेशन नहीं दे रहा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिजीज या रोग देते हैं। फिर वर्ड आता है प्रिजर्वेशन। ये वर्ड जो है इस चैप्टर में, इसका मतलब है बेसिकली हमने फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व का मतलब उन्हें कैसे बचाना है कि वो खराब ना हो। मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खराब ना बना दें, पॉइजनस ना बना दें, वो खाने योग्य ना रहे। तो उसको बचाव है बेसिकली। प्रिजर्वेशन मतलब बचाव। कैसे बचाव करेंगे? जैसे हमने वर्ड पढ़ा था पास्चुराइजेशन, जो वैज्ञानिक ने ढूंढा था कि दूध को अगर हम 70 डिग्री तक गर्म करते हैं आधे मिनट के लिए, और एकदम उसको 5 डिग्री तक ठंडा कर देंगे, तो वो दूध पास्चुराइज हो जाएगा, फिर वो खराब नहीं होगा। ठीक है। तो एक वो मेथड है। अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे हम फ्रिज में चीज़ों को रख दें, मतलब उनको गर्म ना हो, उनका जो टेम्परेचर लो कर दें, क्योंकि आमतौर पे लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकते फूड आइटम्स को। वहाँ उसमें वो ग्रो नहीं कर पाते और उस आइटम को ख़राब नहीं कर पाते। या फिर हम उनको कुछ एसिड्स डाल देते हैं, विनेगर वगैरह, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। या फिर अगर आपको घरों में देखा होगा, अचार बनाते हैं सरसों के तेल में, सरसों में चीज़ को डुबो देंगे तो ख़राब नहीं होगी। शुगर में मुरब्बा वगैरह आपने देखा होगा, तो शुगर भी जो है खाने को प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है। ऑयल्स भी प्रिजर्व करते हैं, कुछ केमिकल्स हैं वो प्रिजर्व करते हैं। विनेगर प्रिजर्व करता है, उसको ठंडा कर देना उससे प्रिजर्व होता है। दूध को पास्चुराइजेशन से प्रिजर्व करता है। तो प्रिजर्वेशन बेसिकली मतलब है बचाव करना
किससे बचाव करना? माइक्रोब से। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो खाने को अटैक करके खराब कर देंगे, फिर वो खाने योग्य नहीं रहेगा। अगर हम उस खाने को खाएंगे तो हम रोगी हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रिजर्वेशन। और इवन जो हमने पढ़ा था पिछला चैप्टर, जो अनाज हम स्टोर करते हैं साइलोज में, ग्रेनरीज में, वहाँ भी हम ऐसा स्टोरेज करते हैं कि हमारा जो फूड ग्रेन्स है प्रिजर्व रहें, ताकि भविष्य में हम उनको यूज़ कर पाएँ। उनको प्रिजर्व करते हैं अलग कई चीज़ों से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रिजर्व करते हैं, उनका बचाव करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस अनाज को खराब ना कर दें। तो ये हो गया वर्ड प्रिजर्वेशन। फिर वर्ड आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, और इनमें से कुछ जो फ्री रहते हैं, फ्री मतलब जैसे पानी में रह सकते हैं, और कुछ जो हैं दूसरे होस्ट के अंदर रहेंगे, मतलब किसी सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को अटैक करेंगे, उसके अंदर में सेल में वो सरवाइव करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो प्रोटोजोआ रोगी बना देंगे, सिकनेस देंगे किसी को या डिजीज देंगे, तो वो हो जाएंगे पैथोजेंस। तो पैथोजेन में एक मैंने कहा था ना कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो ये फ्री पानी में रहेगा या पैरासाइटिक होगा। पैरासाइटिक मतलब ये किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, उसको कहते हैं पैरासाइट। जैसे अमर बेल होती है, वो दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करती है, उससे नरिशमेंट लेती है। तो ये कुछ प्रोटोजोआ दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से उनको नरिशमेंट मिलती है। और इनमें से कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो डिजीज़ काजिंग होते हैं, जैसे मलेरिया, डिसेंट्री। आपने सुना होगा ना, किसी को मलेरिया हो गया है या डिसेंट्री लग गई है, तो उसके लिए जो दोषी होता है ये प्रोटोजोआ होते हैं। अगला वर्ड आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन आपको मालूम होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जन्म के बाद इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ 6 महीने बाद, फिर साल बाद, फिर 5 साल बाद। तो अभी रिसेंटली जो हुआ था कोरोना वायरस, उसमें भी एक वैक्सीन ईजाद किया था वैज्ञानिकों ने, और सभी लोगों को लगाया था, छोटे बच्चों को छोड़ के। तो वैक्सीन क्या होता है? बेसिकली हम एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग, अगर हमारे को वैक्सीन लगाया जाएगा तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब जो हमें रोग से बचाता है, वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जिस बीमारी के खिलाफ हमने इम्यूनिटी बनानी है, तो उसी का वायरस या कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीक होगा या डेड होगा। वीक या डेड जो स्ट्रेन होगा उसको शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब इसको शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है। वो इन वीक या डेड माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर को रोग से बचाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज इनको खत्म कर देते हैं, मतलब शरीर से निकाल देती हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, मतलब इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि ऐसा अगर वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो इस प्रकार उसको मैंने शरीर से बाहर निकालना है। तो उसके बाद में अगर किसी को कोई वायरस अटैक करे तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे, और जो वायरस बीमारी
करने के लिए आपके शरीर में घुसा है, उसको अटैक किया जिसने, उसको मार देगा, उसको शरीर से निकाल देगा। तो बेसिकली वैक्सीन क्या करता है कि हमारे सिस्टम में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मतलब हमारा शरीर में वो क्षमता आ जाती है कि अगर वो वायरस अटैक करे तो उस वायरस को शरीर से बाहर निकाल दे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं फिर से बताता हूं, हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं वो वायरस। अगर किसी वायरस, मान लीजिए कोरोना का था, तो कोरोना का जो वीक वायरस होगा या डेड वायरस होगा, उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जब वो हमारे शरीर में वीक और डेड वायरस गए तो हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको हटाने के लिए एंटीबॉडीज पैदा की। वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहेंगी और जब भविष्य में कोई वायरस अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम को पता होता है कि कौन से एंटीबॉडीज हमने जनरेट करने हैं। फिर वही एंटीबॉडीज पैदा होंगी और उस वायरस को शरीर से बाहर निकाल देंगे या उस पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल देंगे। पैथोजन वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि पैथोजन में सब आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, वायरस भी आ जाएगा। तो अगर कोई पैथोजन का हम वीक स्ट्रेन शरीर में इंजेक्ट कर दें तो शरीर उसकी एंटीबॉडीज बनाएगा और भविष्य में जब पैथोजन हमारे शरीर में आएंगे तो वो उसको बाहर निकाल देगा। वायरस बेसिकली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया नहीं है लेकिन, और ये जो है सिर्फ किसी सेल के अंदर ही ग्रो करता है। मान लीजिए जैसे किसी को कोल्ड हुआ है तो वो छींकता है तो उसके जो शरीर से वायरस हवा में फैल जाता है। हवा में वो वायरस ग्रो नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। जब वो वायरस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी दूसरे मनुष्य के अंदर जाएगा, उसके शरीर में जाकर उसके सेल में ग्रो करेगा और उसको भी कोल्ड हो जाएगा। जैसे किसी को कोरोना वायरस था, उसकी खांसने से या उसके टच करने से दूसरे के शरीर में वायरस घुस गया, उसने वायरस ने उसको अटैक कर दिया, तो वो वायरस उस आदमी के सेल्स में ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और उसको रोगी बना देगा। तो वायरस हमेशा किसी सेल में ही ग्रो करता है। मतलब वो किसी मनुष्य का या किसी प्लांट का या किसी एनिमल के सेल में ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और उसको फिर रोगी बना देगा। ईस्ट भी एक प्रकार का फंगस है। फंगस हमने जाना था ना कि वो सेप्टोट्रॉफ्स होते हैं जो डेड एंड डाइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सो इट इज ए टाइप ऑफ फंगस। और 1500 ज़्यादा टाइप्स हैं ईस्ट की। और ये सिंगल सेल का ये होता है ऑर्गेनिज्म। और इसकी हमारे लिए यूज क्या है, ये जो है शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग बियर, वाइन्स, या फिर जो केक्स वगैरह बनाने हैं, पेस्ट्रीज बनानी है। अब जो केक और पेस्ट्री जो फ्लफी होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। और ये जो रेस्पिरेशन होती है या कन्वर्शन होती है एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। एनारोबिक, तो एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के जब नहीं होगी तब जब ये केमिकल प्रोसेस होता है तो उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एक अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या करता है ईस्ट, और ईस्ट को यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, बियर, वाइन वगैरह बनाने के लिए। और सिंगल सेल का ये ऑर्गेनिज्म है और 1500 से अधिक टाइप के ईस्ट होते हैं एंड इट इज ए टाइप ऑफ फंगस।
जो लास्ट वर्ड है जो बीच में छूट गया था वो है रिजोबियम। रिजोबियम भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये बैक्टीरिया जो है हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो सॉइल में हमारे प्लांट्स के लिए बड़ी यूज़फुल होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने कहा था कि नाइट्रोजन जो है वो हवा में जो नाइट्रोजन है चेंज हो जाती है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, या तो वो लाइटनिंग के कारण होती है, बिजली चमकने के कारण, या अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, या बैक्टीरिया के कारण। तो रिजोबियम इसमें एक बैक्टीरिया है। ये अक्सर वहाँ रहता है, किसमें? रूट्स में रहता है। किसमें रहता है? लेग्यूम जो प्लांट होते हैं। लेग्यूम प्लांट्स मतलब जैसे जो फली, जिनकी फली होती है, जैसे मटर एक फली होती है, इसके अंदर बीज होते हैं। राजमा की फली, जितनी भी दालें हैं सब उनमें, उनके रूट्स में ये रहता है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्लांट के रूट से इसे फूड मिलती है बैक्टीरिया को, और ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को चेंज कर देता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, जो प्लांट को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो रिजोबियम बैक्टीरिया इज वेरी फ्रेंडली बैक्टीरिया, और हमारे जो नाइट्रोजन साइकिल में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सभी आपके कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको चैप्टर 2 के समझा दिए हैं। तो इनको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर 2 भी समझ आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 को तो आपको बड़ी उसमें समझने में बहुत सरलता होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।